हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नया टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मेनली इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इससे पहले की वीडियो में मैं लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन का वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारी बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है माउथ से लेके एनस तक। हमारा जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके कंप्लीट हो पाता है। अब यहाँ पर ये मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और इसके बीच में जो पार्ट्स आ रहे हैं ये सब ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, लास्ट होता है ये एनस पे। तो इस पूरे में जो सब कुछ है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल आया है ये पूरा। तो इस बीच हमारा डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि इसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर माउथ है सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को माउथ से खाते हैं, तो यहीं से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब माउथ में और दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हमारे टीथ काम करते हैं, इसमें ओरल कैविटी होती है, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ फेरिंग्स होता है, फिर ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज एनस। सबको पढ़ेंगे अब हम यहाँ पर डिटेल में। फिर यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ। डायग्राम में देख लेते हैं पहले। ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, इसमें ये मैंने माउथ दिखाया। माउथ के अंदर का बहुत सारा पार्ट मैंने नहीं दिखाया है, यहाँ पर टीथ और टंग ये सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ। टीथ यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हैं। इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हमारे टीथ कौन कौन से होते हैं ये आपको डायग्राम में देख सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला टेम्परेरी टीथ के लिए अलग होता है और परमानेंट टीथ के लिए अलग होता है। टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं? टेम्परेरी टीथ वो होते हैं जो बचपन में छोटे बच्चों के निकलते हैं और फिर वो टूट जाते हैं एक टाइम बाद, और फिर उनके परमानेंट टीथ निकलना शुरू होते हैं जो नहीं टूटते हैं, वो रहते हैं परमानेंटली। टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज एंट्रेंस वगैरह में पूछी जाती है, कंपटीशन में, एमसीक्यूज में ये बहुत पूछा जाता है। डेंटल फॉर्मूला टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ के लिए यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से होता है। आई रेफर करेगा इंसिसर्स को, कैनाइन सी से, फिर प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पर ये 1 रो के हिसाब से होता है। इंसिसर्स 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर 0 होता है और मोलर यहाँ पर 2 होता है टेम्परेरी टीथ में। इस सब को मैंने एक साथ लिखा है 2 1 0 2। और अब हम इसे ऐड करेंगे 2 1 और 2। ये मैथ्स नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है ये। 2 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो ये 5 हो जाएगा, और फिर दोनों को 2 से इंटू किया, एक अपर वाली टीथ के लोअर वाली टीथ के लिए, तो 2 हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 10/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, 10/10 1 नहीं होगा, यहाँ पर इसे ऐड कर देना है, ये समझ लीजिए आप। तो ये हमारे हो गए 20 टीथ। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं यहाँ पर वो 20 होते हैं। मेन फॉर्मूला ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला परमानेंट टीथ के लिए। ये है यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा। इंसिसर्स, कैनाइन और मोलर तो सेम होते हैं, पर प्री मोलर वहां 0 था, यहाँ पर 2 होते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी इसे ऐड करेंगे 2 1 2 3। ये भी बहुत पूछा जाता है। दोनों ही डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको यहाँ ऐड करेंगे 3 + 2 1 और 2 को, तो ये 8 हो जाएंगे। इसको भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 16/16। इसे हम डिवाइड नहीं करते हैं, ये मैथ की कैलकुलेशन नहीं है, तो ये 32 हो जाता है। तो ये है डेंटल फॉर्मूला। फिर इसके बाद हम आते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। इसमें होती है हमारी टंग। टंग जो है हमारी वो कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है, कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। ओरल कैविटी जो है यहाँ पर इसकी जो अपर साइड होती है, हमारी टंग की जो अपर साइड होती है वो हार्ड पैलेट होती है और जो लोअर साइड होती है वो सॉफ्ट पैलेट होती है। यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने टंग का। टंग में एक इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं सर्कस टर्मिनालिस, और इसमें एक छोटा होल सा होता है फोराम एंड सीकम। इसका थायरोग्लोसल डक्ट से अटैचमेंट का काम होता है। और
ये आगे हमारे इसमें ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमारे खाने का टेस्ट वगैरह इसमें लगता है। तो अभी हमने सिर्फ टीथ और टंग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि उनमें डाइजेशन कैसे होता है माउथ में। अब जब हम लोग फूड खाते हैं, कुछ भी बाइट वगैरह, तो हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा तो पूरे टाइम रहता ही रहता है। हमारा मुंह जो है, हमारा जो माउथ है वो कभी भी ड्राई तो नहीं होता है, हमेशा वेट ही रहता है। तो सलाइवा तो रहता ही रहता है। 2 से 3 लीटर सिक्रीशन पर डे होता है सलाइवा का। पूरे दिन में 2 से 3 लीटर सिक्रीशन सलाइवा का होता है। तो यहाँ पर सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के जरिए ये सिक्रीट होता है। सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम को। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी कहा जा सकता है, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है क्योंकि माउथ में सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन होता है यहाँ पर, और वो भी कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ 30% डाइजेशन होता है यहाँ पर स्टार्च का। बाकी का 70% कहाँ होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है ह्यूमन माउथ कैविटी सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन यहाँ पर होता है। अब स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो यहाँ पर हमारा जो एंजाइम्स है वो काम करेंगे। टाइलिन लिखा है मैंने, सलाइवरी अमाइलेज या पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी लिख सकते हैं। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में। फिर है इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट, जब माउथ में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है तो फिर हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ता है और आता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स हमारी नेक के पास एक ट्यूब होती है जिसे फेरिंग्स कहते हैं, जो ब्रीदिंग में और फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। मैंने यहाँ डायग्राम में शो नहीं किया है, पर वो कुछ इस तरह से यहाँ पर निकली हुई होती है। इस तरह से फेरिंग्स होती है यहाँ पर, मैंने शो नहीं किया है उसको। इस तरह से होती है वो। तो ये यहाँ पर हमारी फेरिंग्स हो जाती है। ये ब्रीदिंग में और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ईसोफेगस। ईसोफेगस देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ट्यूब आ रही है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। फेरिंग्स के बाद जो हमारा फूड होगा वो यहाँ से आते हुए स्टमक में लीड करता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ओ से भी लिख सकते हैं ईसोफेगस, और ई से भी लिख सकते हैं। कई जगह आपको ई से भी लिखे हुए दिख जाएगा, तो कोई स्पेलिंग गलत नहीं होती है यहाँ पर। ईसोफेगस क्या करता है, ईसोफेगस जो है वो फूड को कैरी करता है, माउथ से लेता है वो और स्टमक तक पहुंचाता है। और ईसोफेगस फूड को माउथ से लेता है और स्टमक तक पहुंचाता है। देख रहे हैं, ईसोफेगस जो है वो स्टमक में आके लीड करता है। फिर यहाँ पर स्टमक वो पार्ट, लेकिन हमारा स्टमक तक हमारा फूड पहुंच तो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर ईसोफेगस डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसका कोई काम नहीं, डाइजेशन का कोई काम नहीं करता है ये। फिर ट्रैकिया होता है यहाँ पर एक टर्म। ट्रैकिया और ईसोफेगस मूव करते हैं साइड बाय साइड। ट्रैकिया के ईसोफेगस के जस्ट बराबर में एक ट्रैकिया का ही ट्यूब जा रहा होता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक इमेज में कि कैसे ईसोफेगस के बराबर में ही आपको ट्रैकिया दिखेगा और इसमें एपिग्लॉटिस भी नजर आ रहा होगा। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ट्यूब है वो लीड करती है लंग्स में, और ईसोफेगस की जो ट्यूब है वो लीड करती है स्टमक में। ट्रैकिया का काम तो मेनली ब्रीदिंग वगैरह में ही होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एपिग्लॉटिस, ये लिखा है मैंने। ट्रैकिया हैज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। When food enter from mouth to esophagus, trachea is closed by epiglottis, so that the food cannot enter into it. यहाँ पर होता क्या है कि ट्रैकिया जो है, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? एपिग्लॉटिस का काम होता है कि जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो उसका काम है कि वो ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाए, लेकिन कभी वो काम नहीं कर पाता, तो अक्सर हमें खाना खाते में फंदा लग जाता है। वो इसी वजह से लग जाता है क्योंकि हमारा एपिग्लॉटिस काम नहीं कर पाता। एपिग्लॉटिस का काम होता है कि वो हमारा फूड जो सही जगह जाना चाहिए ईसोफेगस से स्टमक में, तो वो ईसोफेगस में ना जाकर के ट्रैकिया में चला जाता है। इस वजह से हमें फंदा लग जाता है। ट्रैकिया और नोज को क्लोज करना एपिग्लॉटिस का काम होता है। जब हम किसी चीज को खाते हैं और वो हमारे नीचे जाएगा ईसोफेगस और स्टमक में, तो ट्रैकिया और नोज हमारी जो है वो क्लोज हो जाती है। एपिग्लॉटिस का ये काम होता है।
फिर ईसोफेगस के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है यहाँ पर स्टमक। ईसोफेगस से आगे लीड करता है स्टमक। ये है स्टमक हमारा। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं कुछ जे के शेप में है ये, तो जे शेप स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, जो इसके डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस कौन से होते हैं इसमें? पैप्सिन, HCl और म्यूकस। पैप्सिन क्या करता है? पैप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है? HCl क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम को। एसिडिक मीडियम को इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि अगर हमारे फूड में कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो अपनी एसिडिटी से उन्हें माइक्रोब्स को किल कर सके। फिर यहाँ पर म्यूकस होता है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग में, और इसके अलावा और भी कुछ टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में जिनकी लाइनिंग पर ये प्रेजेंट होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने में तो स्मॉल है, पर सबसे ज्यादा जो काम होता है वो इसी में होता है हमारे डाइजेशन का। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का, और सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये भी मैं बताऊंगी कैसे ये डाइजेशन तीनों का होता है यहाँ पर कंप्लीटली। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर, ये यहाँ मैंने बनाया है यहाँ लिवर का डायग्राम, और पैंक्रियाज का भी। लिवर और पैंक्रियाज हमारी ग्लैंड्स होती हैं। लिवर तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, हमें पता ही है। और ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर कुछ ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये पैंक्रियाज है। फिर है यहाँ पर इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर से बाइल जूस लेता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस लेता है। पैंक्रिएटिक जूस कंटेन करते हैं पैंक्रिएटिक एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हेल्प करता है डाइजेस्टिंग प्रोटीन के लिए, और लाइपेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। इसमें जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे क्रिप्ट ऑफ डिप्पर को ये बोलते हैं उसको। बुक में दे नहीं रखा है, ये मैंने बताया है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है फिलहाल जानना, लेकिन मैंने बताया है। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डाइजेशन हमारे किस एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन अगर ये और पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में होता है, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। अब है यहाँ पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हुआ कि यहाँ पर स्टार्च जो है वो पैंक्रिएटिक एमाइलेज या सैवरी एमाइलेज भी लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, और फिर माल्टेज के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज को फॉर्म करता है। मेन यहाँ पर ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन होना था, तो स्टार्च से यहाँ ग्लूकोज बन गया। सक्रोज फॉर्म होता है तो ग्लूकोज, यहाँ पर सक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन जाएगा। लैक्टोज होगा तो लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन जाएगा। सक्रोज के साथ इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही बनते हैं, और लैक्टोज के साथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो याद रखना ही है कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, लेकिन अगर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी याद हो तो बहुत अच्छा है। कंपटीशन में ये सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 30% डाइजेशन जो है स्टार्च का वो हमारे माउथ कैविटी में होता है, तो बचा हुआ जो 70% होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 70% डाइजेशन स्टार्च का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस एंजाइम के जरिए होता है? पैंक्रिएटिक एमाइलेज के जरिए होता है, पैंक्रिएटिक एमाइलेज की हेल्प से होता है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में स्टमक में हमारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन होता है, वो प्रोटीन को ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज जो हैं वो स्मॉल यूनिट्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और तो फिर है यहाँ पर वो और फर्दर ब्रेक करने के लिए इंटेस्टाइनल जूस में एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, ये है एंटेरोकाइनेज, जो यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर ये ट्रिप्सिनोजन को लाएगा, और ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन को फॉर्म करता है। फिर ट्रिप्सिन के बाद यहाँ पर कार्बोट्रिप्सिनोजन आ जाता है, तो कार्बोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की हेल्प लेता है और कार्बोट्रिप्सिन बना लेता है। फिर यहाँ पर ये इसे और ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में, जो मैंने अभी बताया, पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में, और फिर ये ट्रिप्सिन की और कार्बोट्रिप्सिन की हेल्प से अमाइनो एसिड को फॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या होना था? मेनली अमाइनो एसिड का फॉर्म होना था। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या हुआ था? स्टार्च से ग्लूकोज फॉर्म हुआ, स्टार्च टू ग्लूकोज,
और प्रोटीन में अमाइनो एसिड। फिर है यहाँ पर फैट, फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं जो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के जरिए होते हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पर इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। तो वही होता है यहाँ पर कि लार्जर जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाइल जूस यहाँ पर इनकी हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो फैट है वो इमल्सिफाई हो जाएगा। तो इमल्सिफाइड फैट लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को फॉर्म करता है, जो मेनली हमारा फॉर्म होना था। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। और जो हमारा फूड है वो हम खा तो लेते हैं, लेकिन अब वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, कैसे एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी? तो वो जो काम करता है वो विलाई करता है कि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है हमारे खाने को। तो वो काम जो है वो विलाई का होता है। और ये पुराने टिश्यूज को ठीक करता है, नए टिश्यूज बनाता है। ये सब काम विलाई के होते हैं। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा काम करती है इन कंपैरिजन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में तो क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ही नहीं होता, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती। जैसा कि इसोफेगस में अभी हमने पढ़ा था, उसमें भी डाइजेशन नहीं होता था क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं थी। ऐसा ही लार्ज इंटेस्टाइन में है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, लेकिन ये भी कुछ काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह ही जाता होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट हमारा रह ही जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और रैक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा था हमने, उसमें 3 पार्ट होते हैं। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रैक्टम। वो मैंने अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, जितना एनसीईआरटी में है मैं उतना ही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और रैक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है, और फिर ये हमारी बॉडी से जो पास होता है इसे हम इजेशन कहते हैं। इजेशन के बारे में मैंने एक और वीडियो में बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन में कि इजेशन क्या होता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। फिर है यहाँ पर मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है रैक्टम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में देखने को मिल जाता है ये कि सबसे ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के रैक्टम में होता है। फिर है यहाँ पर लास्ट एनस। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, यहाँ पर रैक्टम, एंड द लास्ट वन एनस, जहां से कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रिमूव होता है, जो निकलता है बाहर। तो सम अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इज रिमूव थ्रू द एनस। एनस के जरिए वो बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड। एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी का एनस के जरिए निकल रहा होता है उसे कौन गार्ड करता है, कौन रेगुलेट करता है? उसे एनल स्फिंक्टर उसे गार्ड करता है। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन था वो माउथ से स्टार्ट हुआ था। माउथ में हमने टीथ के बारे में पढ़ा, टंग पढ़ा, फिर देखा कि उसमें माउथ में कैसे हमारा डाइजेशन होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, इन सब का काम हुआ माउथ में। फिर उसके बाद हमारा जो फूड है वो फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स हमारी नेक के पास ये एक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पर ईसोफेगस है, ये इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये लीड करता है हमारे स्टमक को, पर इसमें डाइजेशन नहीं होता ईसोफेगस में, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं स्टमक में। स्टमक में हमारा डाइजेशन होता है। फिर स्टमक के बाद हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पे सबसे ज्यादा हमारा जो है वो डाइजेशन होता है। फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये हमने देखा। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सब का जो डाइजेशन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ।
लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। डाइजेशन तो नहीं होता लेकिन एब्जॉर्प्शन तो होता है ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता पर एब्जॉर्प्शन होता है, और रेक्टम में होता है। उसके बाद एनस के जरिए जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से निकल जाता है। तो आज के वीडियो में हमारा कंप्लीट हुआ डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।